सुनो, मैं तुम्हें एक थ्योरी बताने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस थ्योरी को सीरियसली लो, क्योंकि कुछ रियल साइंटिस्ट भी इसे सीरियसली लेते हैं। थ्योरी है, यूनिवर्स एक डार्क फॉरेस्ट है। रात को पूरा अंधेरा, कोई लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, हर तरफ पेड़ है, शैडोज है, और उस जंगल में हंटर्स छुपे हुए हैं साइलेंटली। कोई एक दूसरे को नहीं दे सकता, सिर्फ सब जानते हैं कि बाकी भी है यहाँ कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। एक हंटर उस जंगल में ध्यान से स्लोली साइलेंटली मूव करता है, और अगर उसे कभी किसी और की प्रेजेंस का पता चले, कोई और हंटर, कोई और सिविलाइजेशन, तो वो एक काम करता है, सिर्फ एक, वो फायर करता है पहले, बिना पूछे, बिना वेरीफाई किए, क्योंकि एक सेकंड की देरी भी उसकी अपनी एग्जिस्टेंस खत्म कर सकती है। और इस थ्योरी के मुताबिक, यानी यूनिवर्स में जो हो रहा है बिलियंस ऑफ ईयर से, इस थ्योरी का नाम है द डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस। और इस थ्योरी के बारे में सबसे टेरिफाइंग बात यही है, हम पहले से ही उस जंगल में चिल्ला रहे हैं, डेकेड से पहले। मैं तुम्हें एक आदमी के बारे में बताना चाहता हूँ, ली शिशिन, चाइनीज राइटर, एक पावर प्लांट में कंप्यूटर इंजीनियर था। रेगुलर जॉब, रेगुलर लाइफ, रात को लिखा करता था, और 2008 में उन्होंने एक नोवेल पब्लिश किया जिसका नाम था द थ्री बॉडी प्रॉब्लम। ये चाइनीज साइंस फिक्शन थी और पहले सिर्फ चाइना में जानी जाती थी। फिर उस नोवेल का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ 2014 में, और 2015 में इस नोवेल के इंग्लिश ट्रांसलेशन को साइंस फिक्शन का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला, ह्यूगो अवार्ड। ये पहली बार था कि किसी एशियन नोवेल को ये अवार्ड मिला था। अभी दुनिया ने नोटिस किया, बराक ओबामा ने इस ट्रायोलॉजी को पब्लिकली रिकमेंड किया, मार्क जकरबर्ग ने इसे अपनी रीडिंग लिस्ट में डाला, नेटफ्लिक्स ने एक बड़ी सीरीज बनाई इस पे। पर जो बात ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो ये नहीं है कि चाइनीज इंजीनियर का नोवेल इंटरनेशनली फेमस हुआ। जो बात ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो ये है कि इस नोवेल में जो थ्योरी है, द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी, वो सब एक्चुअल साइंटिस्ट के बीच सीरियसली डिस्कस होती है, एस्ट्रोफिजिक्स कॉन्फ्रेंस में, एकेडमिक जर्नल्स में। क्योंकि ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगती है एक सवाल का जो साइंस सोल्व नहीं कर पाई, वेयर इज एवरीबॉडी। तो डार्क फॉरेस्ट थ्योरी एक्चुअली कहती क्या है? ली सिशिन ने अपने नोवेल में दो बेसिक एजम्पशंस रखे, वो इन्हें एक्सिम्स कहते थे, यानी वो बेसिक ट्रूथ्स जो थ्योरी की नींव है। पहला अजम्पशन ये है कि हर सिविलाइजेशन की प्राइमरी नीड सर्वाइवल है, जीना चाहते हैं वो, ये यूनिवर्सल है, कोई भी सिविलाइजेशन खुद को खत्म नहीं करना चाहती। दूसरा अजम्पशन है, यूनिवर्स में रिसोर्सेज लिमिटेड है, मैटर लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, और सिविलाइजेशंस वो एक्सपेंड करती रहती है, टाइम के साथ ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, ज्यादा से ज्यादा। अब इन दोनों अजम्पशंस में एक कंक्लूजन निकलता है कि सभी सिविलाइजेशंस अल्टीमेटली एक दूसरे के कंपिटिटर्स हैं, कभी ना कभी रिसोर्सेज के लिए। अब यहाँ से डार्क फॉरेस्ट थ्योरी का कोर आइडिया आता है, जिसे ऑथर चेन ऑफ सस्पिशन कहते हैं। सोचते हैं कि तुम स्पेस में हो, तुम्हें सडनली पता चलता है कि कोई और सिविलाइजेशन है कहीं दूर, तुम उन्हें जानते नहीं, उनके इंटेंशंस नहीं जानते, उनकी टेक्नोलॉजी नहीं जानते। तुम दो पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर सकते हो। पहली पॉसिबिलिटी कि वो पीसफुल है, सेफ है, कोई थ्रेट नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी वो हॉस्टाइल है, या हॉस्टाइल नहीं भी है लेकिन हो सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती है, इंटेंशंस चेंज होते हैं, सिविलाइजेशन इवॉल्व करती हैं। अब तुम डिसाइड करो कॉन्टैक्ट करें या ना करें। अगर तुम कॉन्टैक्ट करते हो और वो पीसफुल हैं, ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम कॉन्टैक्ट करते हो और वो पीसफुल नहीं है, तो तुम्हारी लग चुकी है, तुम्हारी सिविलाइजेशन खत्म। अगर तुम कॉन्टैक्ट नहीं करते और वो पीसफुल हैं, तो तुमने एक अपॉर्चुनिटी मिस की है, कोई बड़ी डील नहीं है। अगर तुम कॉन्टैक्ट नहीं करते और वो हॉस्टाइल हैं, तुम सर्वाइव करते हो। प्योर लॉजिक की बात करो तो कॉन्टैक्ट ना करना हमेशा सेफर ऑप्शन है, ऑलवेज, एवरी टाइम। और इस लॉजिक का एक्सटेंशन ये है, अगर तुम्हें पता चले कि कोई और सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है और तुम क्लियरली उनसे ज्यादा पावरफुल हो, तो सेफेस्ट मूव ये है कि उन्हें एग्जिस्ट करना ही बंद करो, पहले, बिना उनका साइड सुने। क्योंकि अगर तुम वेट करो और वो डेवलप हो जाएं और वो हॉस्टाइल निकल जाएं, तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए यूनिवर्स में जो सिविलाइजेशंस सर्वाइव करती हैं वो छुप जाती हैं या डिस्ट्रॉय कर देती हैं जो भी अनाउंस करता है कि वो एग्जिस्ट करती हैं। यही है डार्क फॉरेस्ट, एक ऐसा यूनिवर्स जहां सबसे डेंजरस काम ये है कि तुम अपने एग्जिस्टेंस दुनिया को बताओ। और यहाँ वो पार्ट आता है जो जनरली अनकंफर्टेबल कर देता है। अगर डार्क फॉरेस्ट थ्योरी सच है, तो हम पहले से ही उस जंगल में चिल्ला चुके हैं, कई बार, कई डेकेड से। 1974 फेमस एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने प्योर्टो रिको में एक मैसिव रेडियो टेलीस्कोप था, एरेसिबो ऑब्जर्वेटरी, उससे एक स्पेसिफिक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया, एक कोड बाइनरी मैसेज, यानी जीरोज और वंस की लैंग्वेज में, जो स्टार्स के एक डेंस क्लस्टर की तरफ भेजा गया, मिल्की वे गैलेक्सीज के अंदर, हजारों लाइट ईयर्स दूर। उस मैसेज में क्या था? हमारा सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, ह्यूमन बॉडी के बारे में, बेसिकली हम यहाँ हैं, ये हैं हम क्या हैं। 1977 में नासा ने दो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2,
दोनों पे एक गोल्डन रिकॉर्ड था, यानी एक गोल्ड प्लेटेड डिस्क जिसमें अर्थ की साउंड्स थी, म्यूजिक थी, डिफरेंट लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग्स थी और ह्यूमैनिटी की इमेजेस थी। एक कॉस्मिक टाइम कैप्सूल फिजिकल यूनिवर्स में भेज दी गई थी। उस रिकॉर्ड पे लिखा गया था, नासा के एड्रेस के साथ ये भी कहा गया था कि हम कहाँ हैं, हमारा सोलर सिस्टम कहाँ एग्जिस्ट करता है, हमारी लोकेशन क्या है। अभी इस मूवमेंट में आई लव लूसी के 1950s के अमेरिकन टीवी एपिसोड स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। 70 लाइट ईयर्स तक हमारे सिग्नल्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। डार्क फॉरेस्ट थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देखो, हम वो हंटर हैं जो उस जंगल में चिल्लाते हुए वॉक कर रहे हैं। 2010 में फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने पब्लिकली कहा कि एक्टिव एलियंस को मैसेज करना डेंजरस हो सकता है। उन्होंने एक एनालॉजी दी जो बहुत इंपैक्टफुल थी। उन्होंने कहा, अगर एलियंस एक्चुअली आते हैं तो थिंक अबाउट क्रिस्टोफर कोलंबस और नेटिव अमेरिकन्स। जब कोलंबस 1492 में अमेरिका पहुंचा था, तो जो एडवांस्ड सिविलाइजेशन कम एडवांस्ड सिविलाइजेशन से मिली, वो एनकाउंटर नेटिव अमेरिकन्स के लिए कैटास्ट्रोफिक था। उन्होंने कहा, एडवांस्ड एलियंस का हमारे साथ मिलना पॉसिबली ऐसा ही हो सकता है। और ये सिर्फ हॉकिंग्स नहीं, 2015 में बार्कले यूनिवर्सिटी से एक ओपन लेटर पब्लिश हुआ। उसमें साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट का एक ग्रुप था जिन्होंने कहा कि METI यानी मैसेजिंग टू एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इंटेलिजेंस, मतलब एलियंस को इंटेंशनली मैसेज भेजने का जो प्रैक्टिस है, ये ग्लोबली डिस्कस होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए। सिर्फ कुछ लोग इसका डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस पूरी स्पीशीज को झेलने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है और ये भी जेन्युइनली वैलिड है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं हाइडिंग पॉइंटलेस है क्योंकि अर्थ ऑलरेडी 100 साल से सिग्नल लीक कर रही है। कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन जो इंटरस्टेलर ट्रैवल कैपेबल है, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड होगी कि वो हमारे एक्सीडेंटल ब्रॉडकास्ट भी डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारा डेलिबरेटली मैसेज भेजना या ना भेजने से कोई प्रैक्टिकल डिफरेंस नहीं होता, वो ऑलरेडी जानते हैं। और एक और काउंटर आर्गुमेंट, डार्क फॉरेस्ट थ्योरी एक यूनिफॉर्म बिहेवियर एज्यूम करती है, यानी ये मान लेती है कि यूनिवर्स की हर सिविलाइजेशन सेम पैरानॉइड लॉजिक फॉलो करती है। पर रियल वर्ल्ड में डाइवर्सिटी होती है, हर स्पीशीज एग्जैक्टली सेम डिसीजन नहीं लेती। हर यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ सिविलाइजेशंस है, तो कुछ तो कोऑपरेटिव भी होंगे, क्यूरियस भी होंगे, बेनिगन भी होंगे। तो डार्क फॉरेस्ट थ्योरी ब्रिलियंट है पर कंप्लीट आंसर शायद नहीं है। पर मैं तुम्हें ऑनेस्टली एक चीज बताना चाहता हूँ, मुझे पर्सनली डार्क फॉरेस्ट थ्योरी इसलिए फैसिनेटिंग लगती है, सिर्फ एलियंस के बारे में नहीं बल्कि ह्यूमंस के बारे में भी। इस थ्योरी का कोर लॉजिक यही है कि तुम किसी अननोन को ट्रस्ट नहीं कर सकते, कि सर्वाइवल पैरानिया लीड करता है एग्रेशन की तरफ, कि दूसरे की एग्जिस्टेंस थ्रेट लगती है। ये कॉस्मिक स्केल पे नहीं, हमारे डेली लाइफ में भी होती है। कंट्रीज ऐसे बिहेव करती हैं, डिफेंसिव और सस्पिशन, इवन जब दोनों साइड्स के लिए कोऑपरेशन बेटर होता है। इंडिविजुअल्स ऐसे बिहेव करते हैं, गार्ड करते हैं वॉल्स बना के, इवन जब वल्नरेबिलिटी एक्चुअली कनेक्ट करती हैं। ली सिशिन ने अपने इंटरव्यू में एक बार कहा था कि वो इस थ्योरी के लिए जेन्युइनली स्केर्ड हैं कि अगर ये सच निकला तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि हम भी उस जंगल का हिस्सा हैं। और एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, ल्यू सिशिन ने ओपनली कहा कि उन्होंने ये थ्योरी पार्शली अपनी खुद की हिस्ट्री से इंस्पायर की है। वो कल्चर रिवॉल्यूशन के चाइना में पले बड़े हैं, एक ऐसा पीरियड जब सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस अनाउंस करना, सिर्फ अलग सोचना, डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। डार्क फॉरेस्ट एक एलियन थ्योरी नहीं है सिर्फ, ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक कॉस्मिक मेटाफर भी है। तो मैं नहीं जानता कि डार्क फॉरेस्ट थ्योरी सच है या नहीं है, एक्चुअली कोई नहीं जानता। यही तो प्रॉब्लम है ना, इस सवाल का जवाब हम तब तक नहीं दे सकते, हम नहीं जान सकते जब तक कोई कॉन्टैक्ट ना हो। और अगर डार्क फॉरेस्ट सच है तो कॉन्टैक्ट होने का मतलब ऑलरेडी बहुत लेट हो जाना है। जो मुझे इस थ्योरी में सबसे ज्यादा हॉन्ट करती है वो चीज ये है कि अगर यूनिवर्स एक्चुअली ऐसे काम करता है तो कॉस्मिक साइलेंस, वो एब्सेंस ऑफ एलियन कॉन्टैक्ट जिसे हम फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं, वो गुड न्यूज नहीं है, वो सर्वाइवल स्ट्रेटजी है सबकी, इंक्लूडिंग उस सिविलाइजेशन की जो शायद अभी हमें सुन रही है। और अगर ये थ्योरी सच नहीं भी है तो भी एक सवाल रिमेन करता है, हम यूनिवर्स में कुछ चीजें भेज चुके हैं जो वापस नहीं आ सकते। एरेसिबो मैसेज तब भी ट्रैवल कर रहा है, वॉयेजर के गोल्डन रिकॉर्ड्स तब भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं, हमारे 100 साल के ब्रॉडकास्ट तब भी एक्सपेंड हो रहे हैं लाइट की स्पीड से। हम पहले से ही अनाउंस कर चुके हैं, अब सिर्फ ये डिसाइड करना बाकी है कि इस जंगल में शाउट करते रहना चाहिए या क्वाइटली लिसन करना चाहिए। और ये डिसीजन टेक्निकली किसी ने भी हमारे साथ पूछ के नहीं लिया है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें जेन्युइनली अनकंफर्टेबल किया, गुड, यही फील होना चाहिए था, तो शेयर करो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ जो सोचता है स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑलवेज सेफर ऑप्शन है और हार्मलेस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सोचते रहो और फिलोसफी की दुनिया में खो जाओ। बाय बाय, थैंक यू।